सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर जरदारी के इस्तीफे और आर्मी चीफ के सदारती मनसब संभालने की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वजीर दाखिला ने एक्स अकाउंट पर जारी अपने बयान में कहा कि ना तो सदर के इस्तीफे में की कोई ऐसी बात हो रही है और ना ऐसी कोई सोच एग्जिस्ट करती है। अब आर्मी चीफ से मुताल्लिक उनका कहना था कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद ही नहीं है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा जारी था। क्या इस तरदीद के बाद ये सिलसिला कहीं रुकेगा? दूसरी तरफ पीटीआई के एहतजाज को लेकर हुकूमत की जानिब से मिले जुले बयानात सामने आए हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी का इंदिया दिया है, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अगर इमरान खान के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस हवाले से कन्फ्यूज है? इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तरीके अदम एतमाद लाने का प्लान बन रहा है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ईसार राना साहब, सीनियर तजियाकार हैं, हसन अयूब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि सदर जरदारी के हवाले से वज़ीर दाखिला को दूसरी बार तरदीद करनी पड़ी है। आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये बार बार जो है इस खबर को फैलाया गया। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो भगोड़ा है आदिल राजा, उसकी जानिब से जो है ये बात जो है वो की गई। इसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने क्या सराहियाँ शुरू कर दी, और फिर हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सी खबरें भी हैं जो उन्होंने ब्रेक की हैं, और फ़खर दुरानी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये खबर भी दी और उसके बाद उस खबर के ऊपर उन्होंने कहा, जब उसकी तरदीद भी आई तो उन्होंने कहा जी हम अपनी खबर के ऊपर कायम हैं। तो इसके बाद सारी बात है कि वज़ीर दाखिला को भी इस हवाले से जो है वो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगी। लेकिन जो वज़ीर दाखिला साहब ने लास्ट टाइम क्लैरिफिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर नहीं दी थी। उन्होंने कहा था 9 और 10 की जो मुहर्रम है ये एहतराम वाले दिन है, इन दिनों में कम से कम हमें जो है ये गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी कोई जी तो ये बातें उन्होंने की हैं। तो बुनियादी बात ये है कि देखें बुनियादी मकसद क्या है। जो उन्होंने गैर मुल्की कुव्वतों का जिक्र किया है, वो उनको इशू ये है कि वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के अंदर बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। बुनियादी बात यह है कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में जिस तरह की कामयाबी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की, जिस तरीके से हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क को हम घुटनों के ऊपर लेकर आए, उसको सीज़ फायर के लिए बैक करना पड़ा यूएसए को। तो अब वही अपनी हजीमत और खिफत मिटाने के लिए वो मुख्तलिफ चालें चल रहे हैं अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए। और मुझे ये कहने में कोई जो है वो आर नहीं है कि आदिल राजा जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, ये उसकी पेरोल के ऊपर है, और इसका हर काम आप देख लें कि जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी उस टाइम भी इसने बार बार पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ इंडियन चैनल्स पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात की और इंडियन चैनल्स को खुश किया। दर हकीकत वो अपनी जो जहाँ से उसको पेमेंट मिलती है रॉ, उसको खुश कर रहा था। ओके, ईसार राना साहब, आपका क्या ख्याल है, इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आई है? और ज़ाहिर ये बात तो ठीक है कि एहतराम मुहर्रम में जो है वो गुफ्तगू नहीं की उन्होंने उस वक्त, उसकी वजाहत से ठीक बात है। लेकिन अब चूँकि मसला दोबारा से सरफेस हुआ और दोबारा उनको ये करना पड़ा, तो चलें अगर इसी को पहली वजाहत समझ लें तो आपके ख्याल में इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? अच्छा, वैसे देखिए हम तीनों सहाफ़ी हैं और मैंने ये सीखा है कि जब किसी चीज़ की तरदीद या वजाहत आती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। और जिसको हम फिर वजाहतों में, तरदीदों में, जब मुशर्रफ का इस्तीफा आया था तो इसी तरह खबर आई थी और उसके एक अरसा ये उतरा कि नहीं जी ऐसी खबर गलत है, और फिर सही हो गई। बहुत सारी और खबरें भी, जब बीबी शहीद की हुकूमत गई थी तो उसकी लीड स्टोरी छपी नवाए वक्त में, तो तब भी शाम तक खुद जो सदर वो थे फारूक, वो कहते रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर शाम तक हो गई। सो
अगर 27वीं तरमीम आ रही है तो मेरा ये यकीन है कि 27वीं तरमीम में बहुत सारे लोगों को स्टेप डाउन होना पड़ेगा, कुछ नई गुंजाइशें बननी है। तो अगर कोई और कैपेबल आता है और आगे पाकिस्तान को चलाता है तो इसमें क्या बुराई की बात है। आदिल राजा अगर करता है, मैं 100 बार पाकिस्तान के दुश्मनों पे लानत भेजता हूँ, मैं 100 बार उन लोगों पे लानत भेजता हूँ जो पाकिस्तान की वादानियत और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ किसी दुश्मन के गोद में बैठ के कहते हैं लानत है उन पे। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं और अगर वो सही बात कहते हैं, हक की बात कहते हैं, उन्हें तो बोलने देना यार। तो राणा साहब, तो कम से कम आप बिल्कुल भी बेनिफिट ऑफ डाउट वाला मामला भी नहीं समझ रहे, आप बिल्कुल क्लियर कट समझते हैं कि इसका मतलब कुछ देयर वाज समथिंग कुकिंग और उसकी बेस पर ये बात बाहर आई। Is that what you are saying? Definitely. After 27वीं तरमीम के बाद आप देखिएगा कि बहुत कुछ होगा और जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो ही इस बात की तस्दीक भी करेंगे। और आप समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल होने जा रहा है, और अकेले वो नहीं है, और भी बहुत कुछ तब्दीलियां होंगी। तो who is going to replace president by the way? I can't say, मतलब मैं कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली सदर को रिप्लेस वही करेगा जो मोर पावरफुल, जो बहुत ज्यादा इस पोजीशन में होगा कि पाकिस्तान को के मामलात को देख सके। डेफिनेटली वो ही आएगा, कोई और तो नहीं आ सकता। ओके, राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब मामला जो है वो हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि ये बेपर की उड़ाई गई है और एजेंडा बेस है और बाहर से बैठकर मैं तो खैर नाम लेना फजूल समझता हूँ क्योंकि इंतहाई इर्रेलेवेंट आदमी है वो, और काफ़ी दफ़ा इस किस्म की झूठ और गलत बयानी करता रहा। लेकिन बहरहाल अगर हम इस खबर के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर का इसका डिनाइल देना और इस पर वजाहत से कहना कि ये हमें ये भी पता है कि ये कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, वी नो द सोर्स। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हसन साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान के बेटों के हवाले से वज़रा के बयानात एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, आपके ख्याल में ये कोई कन्फ्यूजन है, स्ट्रेटजी है, क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान था वो उनकी ज़ाती राय है। मैंने जो बेसिकली हुकूमत के अंदर और जो सिस्टम के अंदर बिलखुसूस हर तरफ से इस बात को चेक कर ली है, कासिम और सुलेमान अगर अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान आना चाहेंगे तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पहली बात, आप अगर उनको वीज़ा दरकार है उनको वीज़ा भी जो है वो दिया जाएगा और हर किस्म की फैसिलिटेशन भी उनको की जाएगी। वो वालिद से मुलाकात करना चाहेंगे, वालिद से मुलाकात भी करवाई जाएगी, कोई रुकावट उनकी पाकिस्तान आने में नहीं है। राना साहब का जो बयान था वो उनकी ज़ाती राय थी। कासिम और सुलेमान जब आना चाहें और आना चाहिए ना आना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हसन ये देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े क्लोज हैं मियाँ बरादरान में, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब से दोनों। एक दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं और ज़ाहिर है वो मामलात को बड़ा करीब से देखते हैं। ये कहीं एक तरह का मैसेजिंग करने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि अमूमन इस पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो अपनी ज़ाती राय का इजहार इस सतह पे नहीं करते कि वो इस तरह कह दें कि वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, बिकॉज ही डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी। वो अथॉरिटी जिनके पास है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो गिरफ्तार होंगे या मुलाकात करेंगे या कैंपेन लीड करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो आपके ख्याल में ये इशारा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे राना साहब के फड़े जाएंगे? नहीं, राना साहब ने मेरे ख्याल से जल्दबाजी के अंदर अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है। इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एज यू हैव सेड इट, कि वो फॉर्मर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रोविंस पंजाब के अंदर। बेसिकली तो आप इसको उनकी जाती राय समझ रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि वो सिग्नलिंग कर गए हैं और बाकी का प्रोसेस अब शुरू हुआ है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बट मुझे ये बताएं हसन, ये बताएं कि अगर वो लीड करते हैं कासिम सुलेमान आकर मूवमेंट को, फिर क्या पोजीशन होगी गवर्नमेंट की? देखिए, मैंने तमाम क्वार्टर से चेक किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात ये कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जी आयानू, आ जाएं। ओके, कोई रुकावट नहीं है उनके आने में, उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। अगर वो पुरअमन एहतजाज में भी हिस्सा लेते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उनको अरेस्ट करने के हवाले से कोई जो है ना वो सोच नहीं पाई जाती। यानी उनको गिरफ्तार करना इस टाइम जो है वो उस मुतालिक सोच भी मौजूद नहीं है।
तो हाँ, लेकिन इस बात पर यकीनी तौर पर शुबे का इजहार किया जा रहा है कि वो नहीं शायद तशरीफ लेकर आएंगे। उनको आने के हवाले से ना कोई रुकावट डाली जाएगी, ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, उन्होंने उनकी जो है वो पुप्पी लगती हैं जमाइमा, माफ़ कीजिएगा, हलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान कर दिया ना, तो वो आए, अगर उन्हें आना हुआ 10, 15, 20 दिन में वो आ जाएं, आपके सामने जो है वो देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राइट। आप कह रहे हैं कि ना एहतजाज लीड करने के लिए कोई प्रॉब्लम होनी है, और आप कह रहे हैं कि ना उनके आने पे कोई प्रॉब्लम होनी है, अगर वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट में पार्ट लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। राणा साहब ने अपनी राय का इजहार किया है और वो उनकी एक ज़ाती राय, और आपने सब क्वार्टर से चेक किया है कि ये नहीं होने जा रहा। इसार राणा साहब, आपके ख्याल में उनके बेटे आएंगे, नहीं आएंगे? क्योंकि जिस तरह हसन बात कर रहे हैं कि शायद वो आएँ भी ना, और अब जब वजाहत हो गई है इस बात की, तो आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त किया हुकूमत ने कि राणा साहब के बयान से खुद को डिटैच कर रहे हैं? एक्चुअली राणा सनाउल्लाह जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में पीटीआई ग्रुप है, और वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करती है। पहले उन्होंने इमरान खान को 10 में से 10 नंबर दिए, उन्होंने एतराफ़ किया कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त जेल काटी है। अब उन्होंने एक ऐसी शुरली छोड़ी जिससे उनके जो तहरीक थी पीटीआई की, जो अभी ऐसी डावाडोल थी, उसमें एक जान पड़ गई, वो लाइमलाइट में आ गई, उस पर बात होना शुरू हो गई, उस तहरीक को मीडिया ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। उनके बेटे आते, अभी तो उन्होंने अमेरिका जाना है, जो इतलात हैं वो ये कि वो अमेरिका जाएंगे। अमेरिका कि उन्होंने तो पिछले 1 साल से उर्दू ट्विटर भी लिया हुआ है, जो उन्हें उर्दू सिखा रहा है। तो वो उर्दू इसीलिए सीख रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे और आके इंटरेक्ट करेंगे। ये बिलावल जितनी तो उर्दू उन्हें आ ही जाएगी 12 इतने अरसे में। तो ये कोई अगर समझ रहा है कि वो नहीं आएंगे तो ये बात लिख लें कि वो आएंगे, और वो किसी सियासी तहरीक के लिए नहीं आ रहे, वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नहीं आ रहे, वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं, जो 2 साल से जेल में है, जिसपे मुकदमात है, जिसके साथ 10,000 जो सलूक है वो बुरे सलूक किए जा रहे हैं, वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं, जो उन्हें आना चाहिए। इसमें एक पॉइंट रेज होता है यहाँ पर, वो पॉइंट ये रेज होता है कि ये तो मैं समझता हूँ, मैं तो कल भी ये बात की है, उनका राइट है कि वो पाकिस्तान आएँ और वो बिल्कुल अपने वालिद से मिलें, और ये गलत बात है अगर कोई ये कहता है कि आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस हिसाब से तो 2 साल हो गए हैं, उनको अपने वालिद साहब से पहले मिलने आ जाना चाहिए था, अगर वो उनका मकसद सिर्फ मुलाकात ही है। अगर आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकल किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे तो ही दे शुड हैव कम वे बिफोर, क्योंकि 2 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। 2, 4, 5 महीने बाद भी आ सकते थे कि उनके वालिद को अगर अंदर रखा हुआ था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, वो पूरा पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। लेकिन वो मैं जो जुमला आपको बार बार कह रहा हूँ वो ये कि वो जाहिर है इमरान खान उनके वालिद हैं यार, वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं। अब वो उनकी स्ट्रगल को कोई पॉलिटिकल वो दे दे तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा था ना कि उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो कोई ललियां दे बाल नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वो कोई मेरा बच्चा है जिसे बिला वजह आप गिरफ्तार करके और ले जाएंगे और हम थानों में तलाश करते फिरेंगे कि जी किधर ले गया हमारा बच्चा, और 4 दिन बाद पता चलेगा जी फला जगह है। तो सर वो कितने बच्चे जो गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं जी, कैसे आप एक इंटरनेशनल एक अगर तूफान खड़ा करना चाह रहे हैं तो कर दें। आप अगर ये चाह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके जो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आप गिरफ्तार करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कहलाती है कि भी पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स है। तो लेकिन अगर आप इमरान कह रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ फैमिली को एक्टिवेट करने वाली बात है उनको गिरफ्तार करना, फैमिली तो फैमिली ही है ना जी, उसको तो उससे तो कोई इनकार ही नहीं हो सकता ना। अगर उनके पीछे कोई फैमिली है तो है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। That's what I'm asking कि आप समझ रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो गोल्ड स्मिथ फैमिली एक्टिवेट हो जाएगी और इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड स्मिथ फैमिली ना भी एक्टिव हो तो इमरान खान के बेटे होने की हैसियत से बैनुल अक़वामी तौर पे उनका इतना वजन जरूर है कि अगर इमरान खान के बेटों को आप गिरफ्तार करेंगे तो एक इंटरनेशनली तूफान तो मचेगा मीडिया में, एक प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा। वो है कि सर रियासत ने उनके वालिद गिरफ्तार कर लिए तो तूफान नहीं उस तरह मच सका, और जो बचा उस पे केसेस बन गए, तो फिर बच्चों के गिरफ्तार होने पे क्या। लेकिन टेक्निकली वो अब गवर्नमेंट इसमें तो डिनाइल में चली गई ना, वो तो कह ही नहीं रहे कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन वो तो वालिद गिरफ्तार कर लिए। सर बच्चे गिरफ्तार करने में क्या हो, अगर रियासत करना चाहे तो
आदिल साहब, वैसे तो इस मुल्क में आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी तो क्या हो गया? इससे मुल्क के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर कत्ल हो गए तो क्या हो गया? उस वैसे तो कुछ भी नहीं होना। अगर बंदा यही तय कर ले कि जी हम जो मर्जी करें कुछ नहीं होगा, तो वाकई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि आगे सूबे में क्या होना है। ये तो चले, अब गवर्नमेंट भी क्लियर कर रही है कि जी ठीक है वो आए, इस मूवमेंट का पार्ट बने। आपके ख्याल में हसन अयूब साहब, नून लीग की जो वफ्द की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से, उसका क्या एजेंडा है? क्या केपी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है या फाटा की बहाली है? क्योंकि हमें पता है मौलाना साहब फाटा के मर्जर के हक में नहीं थे और उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया था इसको। सो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ देयर मीटिंग। बट आपके ख्याल में क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी बात हो रही होगी? देखिए, जब सियासतदान बैठते हैं तो वो हर मौजू के ऊपर बात करते हैं जिस पे होता है। जब हम मैंने ख्याल का लफ्ज़ फौरन ही हटा दिया क्योंकि मैंने कहा तज्जिया के अलावा मुझे बताएं आपकी खबर क्या है? नहीं, देखिए आप बात सुन लेना। हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है सूबे के अंदर, और उसमें जो थ्रेट्स हैं मौलाना की फैमिली को, वो भी चीज़ भी ज़ेर बहस है। आपको पता है कि जो मौलाना असद महमूद हैं, वो अभी मुलाकात उनकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर से दो दिन पहले। मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम आपस में उनका जो है वो एक नशिस्त के ऊपर जो कि रिजर्व सीट से मुतल्लिका है, उसके ऊपर उनका एक डिस्प्यूट बना हुआ है। उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करना है सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की, और इसके अलावा आइंदा का जो लायामल है उसके ऊपर भी बातचीत यकीन तौर पर हुई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे बताएं ना। आइंदा का लायामल तो बहुत तवील होता है। मौलाना साहब के साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं तो बैनुल अक़वामी गुफ्तगू भी होती है। अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। अभी बेसिकली सेनेट का इलेक्शन ज़ेर बहस है, और सेनेट के अंदर आपने क्या करना है, किस तरह आगे चलना है, क्योंकि आपको पता है कि सेनेट के अंदर जो वोट है उसमें प्रायोरिटीज होती हैं और उसमें ट्रांसफर वोट्स होते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। वो प्रायोरिटी सिस्टम के अंदर एक मैथमेटिक है, कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के तहत इन्हें आपस में, यानी अगर वो इत्तेफाक होता है और प्रायोरिटी सिस्टम सेट करके, तो अपना एक सेनेटर जो है ये मुंतखब करवा सकते हैं। तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, यही एजेंडा है। इस वक्त जो मुफाद है, मान रहा था कि सेनेट इलेक्शन है और इनका आपसी मुफादात हैं, और बाकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो सिर्फ सेनेट इलेक्शन है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नॉट ऑन कार्ड्स। राइट, फेयर इनफ। अली अमीन गंडापुर के मामले में रान साहब, खुद पीटीआई के लोग भी उनको जो है वो तब्दील कराने में बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, अंदर बड़े ग्रुप्स भी बने हुए हैं। लेकिन कल हमने देखा एक अजीब सी मूव हुई है, उन्होंने 26 MPs को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया है, और वो कह भी चुके हैं कि भाई मुझे कौन हटाएगा, मैं देखता हूँ, मैं तो सियासत छोड़ दूंगा। क्या पार्टी के अंदर जो चैलेंज था वो उससे निकल आए जिस तरह अकोमोडेट किया? और आपके ख्याल में क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी कोई बात गवर्नमेंट और पीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो रही? आदिल साहब, एक बात तो आपको भी पता है कि ये जो आजाद अरकान होते हैं ना, ये किसी की मिल्कियत होती है, और यही होते हैं किसी की अमानत होते हैं। सर, मिल्कियत का लफ्ज हटा दें। ये मादर पितर आजाद होते हैं। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं, दैट्स नॉट ऑन। ये किसी की अमानत होती है, ये किसी की अमानत, और ये अमानत बवक्त ज़रूरत किसी को भी आरियतन दी जा सकती है। और मैं माजरत चाहता हूँ, आप बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मलकियत तो उन पे नहीं है ना, वो आज़ाद हैं। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। सो इसलिए मैंने ये इस्लाह करना नहीं कि ये जो है ना बेसिकली क्या शेर था कि मैं पिंजरे से परिंदा निकाल लाया हूँ, अब इस परिंदे से पिंजरे को निकालना है। अच्छा देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि जो 34 आज़ाद अरकान है, गालिबन उनमें से 21-22 जो हैं वो केपी के हुकूमत को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे आप समझ लें कि गंडापुर साहब जिनकी क्या नाम है अमानत के अमीन है वहां पे, और उन्होंने अपने कोटे में से कुछ लोग उन्हें दिए, तो इसका मतलब है कि वो इस हुकूमत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि पीटीआई की हुकूमत फिलहाल गिरे, क्योंकि उन्हें जो काम आने वालों से दोबारा से तय करना पड़ेगा वो तो बेहतरीन था। ओके सर, लेकिन मैं वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है इसके अगेंस्ट भी कि आप दाद नहीं देंगे इमरान खान साहब की सलाहियत को और उनके विजन को, कि उन्होंने पंजाब में भी जो सीएम सेलेक्ट किए वो भी जो है वो वसीम अकरम प्लस निकले, बल्कि वसीम अकरम सुना निजी महफिलों में कहते हैं यार ये बात ना किया करो मेरे बारे में। तो अब गंडापुर साहब वो इतना सिलेक्ट करके लाए थे इतनी मेहनत से,
लेकर आए थे और बड़े विजन के साथ उन्होंने बताया था कि गंडापुर क्या करेंगे, अब आप कह रहे हैं वो भी किसी की अमानत है। तो सर इस पार्टी में अमानत के अलावा है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग चाहती है कि मौलाना साहब अकोमोडेट हों, लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने सब कुछ कमान दी हुई है, वो नहीं चाहते कि गंडापुर साहब को छेड़ा जाए। वो बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है नए लोग आए, उनसे नई बातें हों, नए मामला तय हों। गंडापुर साहब बेहतरीन कैंडिडेट है पीटीआई के भी और बाकी लोगों के भी, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई फिलहाल केपीके में कोई छेड़खानी तो फिर काम आ सकती है। हसन ठीक कह रहे हैं ना, इसका मतलब सेनेट इलेक्शन पे ही बस हो रही होगी गपशप, या फाटा मर्जर पे उनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे तो कुंडी साहब ने कहा है कि हमारा जिस दिन एक वोट भी बढ़ गया हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो एक वोट जिन्होंने बढ़ाना है उन्होंने तो अपने वोट उधर दे दिए केपीके में। हाँ, तो अब सर वैसे ऐसी आप बात नहीं है। देखिए हाँ। आदिल मैं ये बता दूं, राणा साहब भी यहाँ पर हैं और ये खादिम भी आपका यहाँ पर मौजूद है। मैं बता रहा हूँ अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट है वो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं करेगी। अली अमीन ने जाना ही जाना है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। कहते ना जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, वो सुबह नहीं जा रहा, वो शाम जा रहा है। आपके ख्याल में कितने अरसे के लिए ठहरा है ये सब कुछ? सर मैं शाम कह रहा हूँ, भी वो वक्त नहीं आया। फ्यू मंथ्स हैं जी, फ्यू मंथ्स हैं। ओके आगे, लेकिन एक जुमले का फिर मैं भी इजाफा कर दूं। कर लें सर, कर लें। आप भी इधर, मैं भी इधर, हसन भी इधर, जरदारी साहब और मौजूदा हुकूमत के कुछ ताकतवर तरीन लोगों का जाना ठहर गया है। मुझे शाम भी होती नजर ना रही है। मुझे लग रहा है ये काम और शिकर दोपहर पिपली दे थल्ले में चणकाइयां वंगा दोपहर को ही हो। आपको कितना टाइम लग लगा? इन्होंने कुछ महीने बताया, आपको कितना टाइम लग रहा है? शाम, हसन तो कह रहे शाम को होगा, मैं कह रहा हूँ दोपहर को ही हो जाएगा सर। लेकिन उनका तो शाम जो है वो कुछ महीनों पे मबनी है, 4, 5, 6 महीने हो सकते हैं। आपका दोपहर क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इससे पहले 4-5 महीने नहीं, उससे कुछ पहले। आप गवर्नमेंट जाती देख रहे हैं या कुछ लोग जाते देख रहे हैं? कुछ लोग जाते हुए देख रहा हूँ। गवर्नमेंट क्यों जाएगी? गवर्नमेंट तो माशाल्लाह गवर्नमेंट जिनकी है उनकी गवर्नमेंट है। बाकी गवर्नमेंट के नाम पे जो लोग बैठे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सर आप दाद देंगे खान साहब को जो उन्होंने वसीम अकरम प्लस बुज़दार साहब और उधर ये गंडापुर साहब टाइप की सिलेक्शन की है, और इसी किस्म की सिलेक्शन जितनी भी उन्होंने की है वो तकरीबन अमानत ही होती है और फिर अमानत ही कहलाती है। तो आप दाद देंगे उनको इस पर कि इतनी ज़बरदस्त विजन के साथ सिलेक्शन करते हैं? बिल्कुल दाद दूंगा। आज जब मैं पंजाब में क्या कहते हैं, रेडियो पे, दीवारों पे और हर जगह पे, शॉपरों पे, छोटे छोटे कामों पे तस्वीरें लगती देख रहा हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार वो बुज़दार जो था वो बड़ा आदमी था। उसने तो कहीं खुदनुमाई नहीं की, उसने तो कहीं अपनी जात को बहुत आगे ले जाके नहीं देखा। तो आप समझते हैं कि ये अमानत होने के बावजूद भी बेहतर लोग हैं अभी? ठीक, राइट। थैंक यू सो मच इसार राना साहब, हसन अयूब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आउटगोइंग फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड $38.3 बिलियन रेमिटेंसेस मौसूल हुए हैं, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में $8 अरब ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर को खातिर खा सपोर्ट मिली है। लिक्विडिटी और एक्सटर्नल बफर्स में भी खासा इजाफा हुआ है। इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन टर्म फाइनेंस फैसिलिटी की मंजूरी दे दी है, जो मईशत पर बैनुल अक़वामी एतमाद का मज़हर है। अगरचे मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल हो गई है, लेकिन एडीबी ने इसकी पायदारी के हवाले से कुछ रिस्क फैक्टर की निशानदही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी खदशात और एक्सटर्नल शॉक से पाकिस्तान की मुआशी रिकवरी के मुतासर होने का ख़तरा है। इस हवाले से पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी शरह पर एक बार फिर कुछ रिजर्वेशन शो की गई हैं, जिसकी बड़ी वजह लिमिटेड टैक्स नेट और इनफॉर्मल इकॉनमी है, जो कि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के बराबर है। अगरचे हुकूमत ने कैश इकॉनमी को डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी है। जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें, जो पिछला माली साल था उसमें तनख्वाहदार तबके से 555 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया, जबकि 3 मसाइल की निशानदही वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ुद भी की है।
एक पुराने डाटा पर मुआशी फ़ैसले लेने की प्रैक्टिस जो कि काफ़ी अरसे से जारी है, जिसके लिए ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ज़िम्मेदार उन्होंने ठहराया है। दूसरा मसला बढ़ती हुई आबादी है। पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए एक टाइम बॉम्ब है, एक बड़ा थ्रेट है। और जो थर्ड चैलेंज उन्होंने बताया वो बताया है क्लाइमेट चेंज का। अगर ये मसाइल एज इट इज़ रहे तो फिर पायदार तरक्की का हुसूल खासा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना है कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे इकनॉमिक डिसीजंस किए गए हैं जिन पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी रेड फ्लैग कर दिया है। इनमें जो बात की जा रही है एक फ़ैसला गंदम की इंपोर्ट का है, जबकि चीनी की बढ़ती हुई कीमत और अब इंपोर्ट के फ़ैसले पर भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या मुआशी फ़ैसला साजी में सरकारी अहलकारों की बददियानती का अमल या सिस्टम की कैपेसिटी का इशू है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खुर्रम शहजाद साहब। इकनॉमिक फ्रंट पर जो है वो बड़ी अच्छी ख़बरें आई हैं। दुबई इस्लामिक बैंक ने टर्म फैसिलिटी की मंजूरी दे दी है। फिर जो एनुअल रेमिटेंसेस है उसमें रिकॉर्ड इजाफा नज़र आ रहा है हमें। क्या ये जो इंक्रीज़ है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उस पर प्रेशर कुछ कम कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल देखें, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और ख़ासकर जो रिजर्व्स से रिलेटेड डेवलपमेंट हैं, जो आपके ज़र मुबादला है के ज़खायर हैं, इनफैक्ट उसमें आप देखें स्टेट बैंक की अगर आप प्रेस रिलीज देखें लास्ट, और आज जो है नया नंबर भी रिलीज हो जाएगा, जून तक जो है $14.5 अरब स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे। $14.5 अरब, जो इससे पिछले हफ्ते आपने देखा था $9.3 बिलियन हो गए थे। और उसमें इसलिए हुए थे कि उसको वो जो है रूटीन पेमेंट्स थी, और उसके बाद फिर वो पेमेंट्स वापस भी आई हैं, और जिसे हम रोल ओवर्स कहते हैं, उसमें रोल ओवर्स का भी कुछ हिस्सा है उसके अंदर। फिर ये आपने दुबई इस्लामिक बैंक की बात की है, इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी साथ है। ये जो है इन्होंने अरेंज किया है, ये अरेंजर्स भी रहे हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर भी हैं DIP वाले, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड DIP दोनों अरेंजर भी हैं, हमारे एडवाइजर्स कह लें इनको आप। और इसमें जो है ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न बैंक्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी किया है ऑफ कोर्स, और दुबई इस्लामिक ने लीड करके जो अरेंजमेंट किया है मिडल ईस्टर्न बैंक से। और इसमें जो है मेजॉरिटी हिस्सा इस्लामिक है, और $1 अरब है, ये आपने पढ़ भी लिया होगा। और दूसरा ये कि कुछ जो है हमारे रोल ओवर्स थे, कुछ पेमेंट्स थी स्टेट बैंक की, आप अगर स्टेटमेंट देखें, और वो $14.5 अरब जून 30 तक के रिजर्व जो है वो हो चुके हैं। इसमें देखें कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि इम्प्रूवमेंट कैसे आई है। देखें रिजर्व्स के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आपने बहुत अच्छा किया है ये पॉइंट आउट करके फिर कैसे हो रहे हैं। देखें जो हम दरामदाद करते हैं ना, रिजर्व्स को पूरी दुनिया में इस तरह से उसको मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है कि हम कितने दिनों की या कितने महीनों की या कितने जो है वो सालों की इंपोर्ट जो है वो कवर, ज़्यादातर महीनों की होता है कि इंपोर्ट कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितना फ्यूल है, कितना हमारे पास जो है वो फ्यूल है कि हम कितनी इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर इकॉनमी चल रही है आपकी और उसमें इंपोर्ट्स का हिस्सा होता है अच्छा खासा, तो कितनी इंपोर्ट्स हम जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए 2023 की अगर मैं बात करूँ, उसमें हम मुश्किल से 1 महीने की इंपोर्ट्स अफोर्ड कर सकते थे, इतने रिजर्व रह गए थे हमारे पास। और उस वक्त भी 20-22-25 अरब डॉलर की आपकी पूरे साल की ग्रॉस जो है ना वो कर्जों की अदायगियाँ होती थी बैरूनी खाली। उसके बाद आप 2024 की बात करें तो वो जो 1 महीने के भी रिजर्व नहीं थे, वो तकरीबन 2.25 महीने की रिजर्व जो है हमारे पास आ गए इंपोर्ट्स को, दरामदाद को अफोर्ड करने के। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 2.5 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व्स हमारे पास हैं कि हम दरामदाद अफोर्ड कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड ये होता है कि एटलीस्ट 3 महीने होने चाहिए, और वो एक स्टेबल, उसके पास भी हो तो स्टेबल आप कहलाते हैं। लेकिन 6 महीना जो है वो बेस्ट है कि 6 महीने की आपके पास इंपोर्ट्स तो आप बहुत बेहतर। तो हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम पहले 1 महीने की भी अफोर्ड नहीं कर रहे थे, फिर हम 2.25 महीने पे आए, अब हम कर रहे हैं। तो ये ऐसा सब बेहतर हो रही है, तो प्रेशर नहीं है बल्कि बेहतरी आ रही है, नंबर 1। सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं अरेंजमेंट्स की, तो देखें ये अरेंजमेंट्स जो है एक प्लानिंग का हिस्सा होते हैं कि किस तरह से हमने कैपिटल मार्केट्स में जाना है,
अभी आपने एक प्रेस रिलीज देखी और ये मैंने भी ट्वीट ही किया था कि जो पांडा बॉन्ड है, पहली मरतबा हम चाइनीज मार्केट में जा रहे हैं और चाइनीज मार्केट को टैप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है चाइना की, आपको पता है, पूरी दुनिया में, और बहुत डीप मार्केट है, बहुत अच्छी सरमायाकारों की जो है वो पूरी एक बाजार है। तो वहाँ पे हम गए हैं, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, वो डिफरेंट रेगुलेटर से टेक्निकल टॉक्स कर रही है, टेक्निकल बात कर रही है, किस तरह से बेहतरी आ सकती है, इंटरेस्ट ऐसा ले रही है। ये वो वाला जो है रोड शो नहीं है या उस तरह की जो है वो गैर रस्मी कह लें मुलाकातें हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पहले सेंस लिया जाए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत बेहतर इंटरेस्ट है पाकिस्तान के लिए पहले पांडा बॉन्ड के लिए। तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी हम इंशाल्लाह इसी साल में करेंगे और आपको नजर आएगा कि हमारे रिजर्व और बेहतर होंगे और हमारी कर्जा वापस देने की सलाहियत है वो बहुत बेहतर होगी, जो पिछले कई सालों में बहुत कम होती है। ये बताएं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिसेंटली जो तीन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन एक चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया और जो गलत डाटा पर मबनी इकनॉमिक डिसीजंस होते हैं हमारे यहाँ और जिसकी वजह से बड़े इश्यूज़ होते हैं। कितना इम्पैक्ट होता है आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट पर इन चीज़ों की वजह से? और अगर मैं सिर्फ जो डाटा गलत शेयर होता है उसी की बात कर लूँ, क्लाइमेट चेंज तो एक लेंथी सब्जेक्ट है या पॉपुलेशन भी हम रोक नहीं सके, बस ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना पड़ेगा और बड़े वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये जो डाटा हमारे पास अभी तक एग्जैक्ट नहीं है वो कितना इम्पैक्ट डालता है डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं? जी देखें, आप जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है और इस पे आज आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है एक अच्छा इवेंट रखा था, उस पर सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया है और एक रिजॉल्व ये किया है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया में शायद हाईएस्ट हमारा जो है ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, तकरीबन 2.5% से भी ज़्यादा है। दुनिया का इससे आधा होगा या इसके बिल्कुल जो है वो ये कह लें कि करीब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ख़ासकर रीजन में भी हमारे यहाँ मोर्टेलिटी जो फर्टिलिटी रेट है प्लस हमारा जो है पॉपुलेशन रेट है वो तो हाईएस्ट है। तो देखें, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारी और जिस तरह से हम जो है इस वक्त हेल्थ केयर के सॉर्ट ऑफ क्राइसिस में हैं, एजुकेशन की एक इमरजेंसी है हमारे यहाँ, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन बच्चे आपका आउट ऑफ स्कूल है। और क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा आज अपनी स्पीच में कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, वो हमारे रियल एसेट्स हैं और उनकी सेहत, और फिर उनको जो पैदा करती हैं माएँ और फिर उनको जो पालती हैं, ये पूरा एक जनरेशनल जो है वो फ्रेमवर्क है, पूरा एक इकोसिस्टम है। और फिर हमारा बच्चा जब पैदा होता है और वो जो इनिशियल उसकी एज होती है उसके अंदर उसको क्या मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जनरेशंस बनती हैं, यही इकोनॉमीज को आगे लेके जाती हैं। हम जितनी बात कर लें, मैं और आपके जी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं और सर्कुलर डेट जो है हमने रिजॉल्व कर दिया है, एक्सटर्नल अकाउंट बेहतर हो गया, ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं, बिल्कुल ये स्टोरीज बेहतरीन हैं और ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत अच्छी चीजें हैं ताकि इकोनॉमी को एक सहारा मिले, बट लॉन्ग टर्म पे वी नीड टू टेक इंपॉर्टेंट मेजर्स एंड डिसीजंस। जी मैं कह रहा हूं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, इससे सूबों को और फेडरल को मिल के काम करना होगा और ये इमरजेंसी हमें जो है वो लागू करनी है कि जी हम जल्दी इस पे काम करें, काबू पाएं, इससे पहले कि चीज़ हाथ से निकल जाए। अच्छा, अब मैं ज़रा ये चीनी से मुताल्लिक आपसे पूछना चाहता हूँ, इसकी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है, हालांकि जो सरकारी रेट था वो 165 रुपये रखा गया था। इसका क्या रीज़न है? और फिर जैसा मैंने पहले भी बात की, हमारे यहाँ और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरफ इशू को रेज़ किया कि डाटा हमारे पास ठीक नहीं है, ये जो कभी इंपोर्ट कर देते हैं गलत टाइम पर, कभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं गलत टाइम पर, और फिर उसके बाद फिर करप्शन के स्कैंडल सामने आते हैं, कभी वीट का ये मसला आ जाता है। सो हमारा असल इशू है क्या? चीनी के कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे ज़रा बता दीजिएगा। और असल इशू क्या, डाटा ठीक ना होना है, कैपेसिटी का इशू है, करप्शन है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट हमें बदरजा अतम नज़र आते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। देखिए, चीनी तो आपको पता है ना, साल में बड़ी स्टेबलाइज रही है और अब जाके उसकी कीमतें बढ़ी हैं पिछले 1-2 महीनों की अगर हम बात करें, इनफैक्ट 2-2.5 महीनों की बात करें। इससे पहले चीनी तो बड़ी जो है कम रेट पे थी और बड़ी स्टेबल थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी एक्शंस भी लिए हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज भी अपनी जगह हैं।
ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि प्रॉब्लम्स रही हैं, प्लानिंग में भी प्रॉब्लम्स रही हैं, और जो है इसकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी जो है इश्यूज रहे हैं ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स। लेकिन बात यह है कि अब जाते हुए क्या पॉलिसी एक्शंस हैं। इंपोर्ट्स को अलाउ करना, ऑफ कोर्स अलाउ तो करना ज़रूरी इसलिए भी है कि हमें तो पिच करना तो है, वरना तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। तो अगर अलाउ किया जाता है तो उससे प्राइसेस स्टेबलाइज होती हैं, और जब तक उसकी फसल होती है और वो चीनी आती है मार्केट में, उस वक्त तक मैनेज करना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि जी लॉन्ग टर्म में एक प्लानिंग की बिल्कुल ज़रूरत है, ख़ासकर ये जो ये आपकी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये आम आदमी को बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, जिसमें चीनी है, जिसमें वीट है, जिसमें और दूसरी इस तरह की जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जिनकी प्लानिंग बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि सूबाई लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इस पर काम होना चाहिए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट सही कह रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी इस पर इनिशिएटिव, प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ये सब जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको यही कहूँगा, अगर चीनी के मसले से आप निकलना चाहते हैं तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करें, ताकि वो नेशन को ये समझाएं कि चीनी का यूज़ ही बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि जितनी एक वाइट पॉइजन है वो, जितना बड़ा नुकसान ये चीनी देती है, और उसके लिए हमको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, हमारा डॉलर भी पैसा भी जाता आता है, और साथ में हेल्थ तो चीनी लेके जा ही रही है। तो मेरा तो ख्याल है दुनिया में अब इस पर अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, हमें भी बताना चाहिए कि चीनी कम इस्तेमाल करें लोग, ताकि रियासत पे भी बर्डन कम हो चीनी का, और सेहत पे भी बर्डन कम हो। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।